जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल की चर्चा में बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों आज है 16 नवंबर वेडनेसडे और आज 5 आर्टिकल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा कवरेज आज रहेगी इन्वायरमेंट को, क्योंकि COP27 चल रहा है। COP27 से काफ़ी बातें हमको सीखने को मिल रही हैं, काफ़ी बातें हम पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, तो वो डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ। तो 3 आर्टिकल्स इन्वायरमेंट से ओरिएंटेड जो हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या ग्लोबल हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। दूसरी बात करेंगे कि हेल्थ एज अ फोकस ऑफ एयर पोल्यूशन, कि हेल्थ एज अ फोकस ऑफ एयर पोल्यूशन क्यों नहीं रखा जा रहा। फिर हम बात करेंगे लो कार्बन पाथवे के बारे, यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे जो कि भारत ने यहाँ पे कमिटमेंट करी है एज फार एज COP27 इज कंसर्न। फिर इंडियन इकोनॉमी से पर्टिनेंट एक आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है एज फार एज द सिटीज इज कंसर्न इन इंडिया। नाउ कैसे सिटीज और लिवेबल हो सकती हैं, कैसे सिटीज और सस्टेनेबल हो सकती हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन की हम बात करते हैं, लेकिन सिटीज को बिल्ड करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में फंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ फंडिंग, व्हाट इज द स्टेट ऑफ फाइनेंसिंग टू बिल्ड दीज स्मार्ट सिटीज, तो ये बातें करेंगे। एंड एक आर्टिकल इंटरनल सिक्योरिटी से ओरिएंटेड है, नो मनी फॉर टेरर। नाउ अब ये नो मनी फॉर टेरर एक कॉन्फ्रेंस भी है जो इस महीने के एंड में होगी। अब यहाँ पे भी बात करेंगे, यहाँ पे एज फार एज द चैलेंजेस ऑफ टेररिज्म इज कंसर्न, द चैलेंजेस ऑफ कर्बिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म इज कंसर्न, ये सब बातें इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। एंड बिफोर आई बिगिन आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट दोस्तों, असंभव को संभव करेगा हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। नाउ प्रीलिम्स को क्लियर करना, क्रैक करना बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा एक हेडेक होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर राइटिंग में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है, काफ़ी हाथ खुला होता है आंसर राइटिंग में, लेकिन प्री क्रैक नहीं कर पाते हैं। नाउ अब प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए केवल करंट अफेयर्स के ऊपर रिलाई करना नहीं जरूरी होता। प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए आपको स्टैटिक नॉलेज होना, कंसेप्चुअल नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, कॉम्प्लीमेंटेड विद करंट अफेयर्स। यही कोशिश स्लीपी क्लासेस के द्वारा करी जा रही है। सबसे अच्छी बात इस क्रैश कोर्स में है कि लाइव क्लासेस होंगी दोस्तों, डेली लाइव क्लासेस, मंडे टू सैटरडे डेली लाइव क्लासेस आपके साथ शेयर करी जाएंगी और यहां पे आपको स्टैटिक कंसेप्ट्स और करंट अफेयर्स की कंप्लीट कवरेज मिलेगी। ठीक है, तो केवल हम करंट अफेयर्स नहीं डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक की, वो तो करेंगे, लेकिन साथ में हम स्टैटिक नॉलेज को भी यहां पे आपके साथ थोड़ा स्ट्रेंथन करेंगे और वो भी डिस्कस करेंगे। 4000 से ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, 8 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप है आपके साथ। और दोस्तों सबसे बड़ा बोनस इस प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में है कि यहाँ पे CSAT की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ये लाइव प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स 28 नवंबर से शुरू होने वाला है। टाइमिंग्स है 11 AM to 1 PM। कब तक चलेगा? 30th अप्रैल तक, 28 नवंबर 2022 से लेके 30th अप्रैल 2023 तक। तो कंप्लीट कवरेज होगी। जुड़ जाइए इस कोर्स के साथ। इसके बारे और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। नाउ इज क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग इंपैक्टिंग द ग्लोबल हेल्थ? देखिए अब एक लैंसेट की रिपोर्ट आई है, लैंसेट कट डाउन द 2022 लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, हेल्थ एट द मर्सी ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, जिसके चलते यहां पे बात जो पॉइंट आउट करी गई है कि देखो दुनिया की जो डिपेंडेंस है, देश विदेश की हम बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज हो, डेवलप्ड कंट्रीज हो, उनकी जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पे वो बहुत ज्यादा है, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है सबके ऊपर मंडरा रहा है। इनफैक्ट ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही चुकी है, क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज आज से 5 साल के बाद होने वाला है या आज से 10 साल के बाद होने वाला है, दैट इज हैपनिंग। और इसके चलते हमारा जो वातावरण है, जो हमारी इकोसिस्टम है, उसके ऊपर काफी स्ट्रेस पड़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, फसल खराब हो रही है, लोगों को बीमारियां बढ़ रही है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बहुत हो रहे हैं, चाहे वो बैक्टीरियल इंफेक्शन हो, चाहे वो वायरस इंफेक्शन हो। तो रिपोर्ट क्या क्या बातें अंडरलाइन कर रही है, क्या क्या बातें आउटलाइन कर रही है? क्लाइमेट चेंज एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज एक तरफ हो रहा है और लोगों को नुकसान दूसरी तरफ नहीं हो रहा है। क्लाइमेट चेंज और लोगों को जो नुकसान हो रहा है, चाहे लोग बीमार पड़ रहे हैं, चाहे लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोग और गरीबी के दर पर जा रहे हैं, ये सारा का सारा जो मामला है बहुत इंटरकनेक्टेड है। तो क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है हमारी ह्यूमन लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर है, हेल्थ है, फूड है, पॉवर्टी है, एवरीथिंग।
तो ऑब्जर्वेशंस अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के चलते, नाउ द कंट्रीज एंड द हेल्थ सिस्टम्स दे कंटिन्यू टू कंटेंट विद द हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ कोविड-19। अभी भी प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पाई है, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। नाउ दिस वॉर हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट 9 मंथ्स, इसके चलते ऑब्वियसली ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पे भी बहुत प्रेशर पड़ा है, ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस पे बहुत प्रेशर पड़ा है। नाउ रशिया इज यूजिंग नेचुरल गैस एज अ स्ट्रेटेजिक वेपन कि भाई हम ये जो नेचुरल गैस है यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो नुकसान की बात है। चलो अब नेचुरल गैस का भी फुटप्रिंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू द फॉसिल फ्यूल्स। नाउ थिंग्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे, और अगर ऐसी चीजें अगर वर्स्ट हो रही हैं डे बाय डे तो डेफिनेटली ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहेगा। इनफैक्ट एक आर्टिकल और अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जहां पे ये बात करी जा रही है कि चलो आप दुनिया भर की एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस लेके आ जाओ, एनवायरमेंटल पॉलिसीज लेके आ जाओ, लेकिन आप ह्यूमन हेल्थ को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ को बहुत भारी इंपैक्ट हो रहा है इस सब वातावरण के चेंज में। अब ऑब्जर्वेशंस ये बताती हैं WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, कि जो क्लाइमेट चेंज है ये सोशल, एनवायरमेंटल और अगर हम सोशल, एनवायरमेंटल, हेल्थ की बात करें, हर एक क्षेत्र में इंपैक्ट कर रहा है। तो चाहे वो साफ हवा नहीं है ब्रीथ करने के लिए, साफ पानी नहीं है पीने के लिए, सफिशिएंट फूड नहीं है, सिक्योर शेल्टर नहीं है। अब हम रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करते हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के, कल को फ्लड्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, तो हमको तैयारी रखनी चाहिए, हमको अपने शहर ऐसे बनाने चाहिए, लेकिन लोगों का नुकसान हो रहा है। लैंसेट की रिपोर्ट ये भी बताती है कि बढ़ते तापमान के कारण खास करके जो लोग हैं, अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें अबव द एज ऑफ 65, या हम बच्चों की बात करें यंगर देन द एज ऑफ 1, उनको बहुत इंपैक्ट हो रहा है, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं और उनकी डेथ्स भी बहुत ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द हीट वेव डेज। नाउ अब इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करें तो अब जो चेंजिंग क्लाइमेट है दैट इज इंपैक्टिंग द ह्यूमन हेल्थ, एंड उसके चलते जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं वो और ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं। एंड अब चलो अब हमको नहीं पता कि नेक्स्ट पैंडेमिक कब होगा, लेकिन रोज़ कोई ना कोई नई बीमारी आई होती है जिसके चलते आने वाले टाइम में इस तरह के डिजीजेस और एपिडेमिक्स ये और बढ़ते रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे विब्रियो की बात करें, विब्रियो पैथोजन जो कि एक बैक्टीरियल एक इन्फेक्शन होती है, फूड कंटामिनेशन के कारण आपको फूड इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये कोस्टल एरियाज में काफ़ी पाई जाती है। अब पानी भी साफ नहीं है, खाना जो आप खा रहे हैं वो भी पोल्यूटेड है, हवा जो आप ब्रीथ कर रहे हैं वो भी पोल्यूटेड है, तो ये बीमारियां तो होती रहेंगी। इनफैक्ट यहाँ पे रिपोर्ट ये भी बताती है कि द नंबर ऑफ मंथ्स सूटेबल फॉर मलेरियल ट्रांसमिशन ये भी इंक्रीज हो चुके हैं इन दी हाईलैंड एरियाज ऑफ अमेरिकाज एंड अफ्रीका। ना अभी आधा नवंबर जा चुका है, तो अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे केसेस डेंगू के बहुत ज्यादा आ रहे हैं, चिकनगुनिया के बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि अब सर्दी आ चुकी है, मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो ट्रॉपिकल डिजीजेस हैं, ये विंटर मंथ्स में भी हो रहे हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। नाउ अब यहाँ पे WHO की रिपोर्ट ये बताती है दैट 2030 से लेके 2050 के बीच में क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू कॉज अराउंड अबाउट 2.5 लाख एडिशनल डेथ्स पर ईयर बिकॉज ऑफ malnutrition, बिकॉज ऑफ मलेरिया, बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स एंड बिकॉज ऑफ डायरिया। सो क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही हैं। उसके बाद अगर हम हायर टेम्परेचर्स की बात करें, अभी 2022 में भी जैसे हम अपने राबी हार्वेस्ट की अगर बात करें तो राबी हार्वेस्ट भी बहुत इंपैक्टेड हुआ था बिकॉज गर्मी थोड़ी जल्दी आ गई थी, मार्च में थोड़ा तापमान बढ़ गया था, तो हायर टेम्परेचर करके फसल खराब होती है, क्रॉप यील्ड्स खराब होती है, प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट होती है, ठीक है। और डेफिनेटली इसके चलते मैल न्यूट्रिशन बढ़ेगा, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, फसल खराब होगी, तो डेफिनेटली लोगों के पास लोग फिर क्या खाएंगे, है ना। अंडर नरिशमेंट बढ़ेगा। वैसे भी हमारा जो रिपोर्ट्स आती रहती है, हमारा वहाँ पे बहुत एक बुरा ट्रैक रिकॉर्ड है, स्पेशली एज फार एज मैल न्यूट्रिशन इज कंसर्न, राइट। चलो अभी इस साल अगर 2022 के राबी हार्वेस्ट की हम बात करें तो वी हैड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ व्हीट विद अस, बट आई मीन इतनी ज़्यादा हमारी किस्मत अगली बार नहीं हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, लोग और भूखे मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट एग्रीकल्चर पे भी आ रहा है, और एग्रीकल्चर एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर भी है क्लाइमेट चेंज का। नाउ हेल्थ सेंटर्ड रिस्पॉन्स की जहां पे बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्लाइमेट चेंज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, रोज़ हम उसको हेल्थ को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके बातचीत, क्या इंटरलिंकेजेस हैं हेल्थ और क्लाइमेट चेंज के बीच में, इसको लेके बात ग्लोबल मीडिया में बहुत होती है, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, लेकिन हेल्थ सेंटर्ड रिस्पॉन्स हमारी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज में कहीं ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम हेल्थ सेंटर्ड रिस्पॉन्स अपनी पॉलिसीज में लेके आ पाएंगे, उसके चलते जो लाइक्लीहुड है
कि बहुत जो डेविस्टेटिंग इवेंट्स होंगे, जो बहुत डेविस्टेटिंग क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स होंगे, वो थोड़ा कम हो सकता है। और हमको कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, जिसके चलते डेफिनेटली हमको आने वाले टाइम में कोल को कंप्लीटली फेज आउट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। अब नाउ ये लास्ट बात जो यहां पे आती है, नाउ यू माइट अग्री विद इट, यू माइट नॉट अग्री विद इट। अब वीगनिज्म की बात करें, वीगन डाइट्स की बात करें, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस भी है वीगन डाइट, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग वीगन डाइट्स को प्रमोट करते हैं। नाउ दैट इज योर विश, आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, आप एग खाते हैं, वीगन हैं। रिपोर्ट ये बात कहती है कि प्लांट बेस्ड डाइट को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो काफी न्यूट्रिशियस भी है लोगों के लिए, कि जो रेड मीट है या मिल्क प्रोडक्शन है, इसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस बहुत बढ़ रहे हैं, मीथेन इमिशंस बहुत बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर प्लांट बेस्ड डाइट को आप कंज्यूम करेंगे तो ये थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का फुटप्रिंट रिड्यूस होगा। और अगर आप एनिमल डाइट नहीं ले रहे हैं, यानी कि अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट ले रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट ज्यादा नहीं ले रहे हैं, तो जो जूनोटिक डिजीजेस हैं वो भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, है ना। अब साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में अक्सर अब ये कहा जाता है कि वहां पे तो लोग इंसेक्ट्स भी खाते हैं, छिपकली भी खाते हैं, अब इसके चलते अजीबोगरीब बीमारियां आती हैं ना। वट एवर द थिंग इट माइट बी, लोगों के अपने टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट में ये बात करी गई है कि जूनोटिक डिजीजेस जो बढ़ रहे हैं ये कम हो सकती हैं अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट को कंज्यूम करें। नाउ the next article talks about health as the focus of air pollution policy. Now worsening the air quality, worsening winter air quality दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में, हम रोज इसके बारे देखते रहते हैं, रोज हर साल ये इवेंट होता है। नाउ दैट हैज डेफिनेटली ब्रॉट इनटू फोकस द पब्लिक हेल्थ। तो लोग कहते हैं कि भी दिल्ली में अगर आप रह रहे हो, दिल्ली में जितनी प्रदूषित हवा है, तो इतनी प्रदूषित हवा ब्रीथ करना मीन्स कि आप रोज का एक सिगरेट का बॉक्स स्मोक कर रहे हैं, जो सिगरेट की जो डब्बी आती है, और वो सभी के लिए हार्मफुल है, चाहे वो आप प्रेग्नेंट हो, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप बच्चे हैं, जो भी आपकी उम्र हो। ये माना जाता है भारत में लगभग 18% ऑफ ऑल डेथ्स एंड 12% ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी डेथ्स दे आर बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, दे आर बिकॉज ऑफ हाई एक्सपोजर टू पोल्यूशन। ये बात लांसेट की रिपोर्ट में आई है, लांसेट की पब्लिकेशन में आई है। कानून का फायदा क्या है? कानून जितने मर्जी कानून आप बनाएं, कानून का फायदा यही है अगर कानूनों में लोगों की वेलफेयर जो है वो सेंट्रल बात हो, प्राइमेसी ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ, ये बहुत सेंट्रल बात होनी चाहिए एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन में। लेकिन यहां पे देखा गया है कि एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन में, एयर पोल्यूशन एक्ट में, वाटर पोल्यूशन एक्ट में लोगों की हेल्थ को इतना ज्यादा सेंट्रल प्रायोरिटी नहीं दी है। वो कैसे पता लगता है? जो आप पॉलिसी बना रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, अगर हम ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, जब ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वहां पे हेल्थ एक्सपर्ट्स को इंक्लूड नहीं करा जाता। तो आप एयर पोल्यूशन की पॉलिसी को ऐसे वैक्यूम में बना के उसको इंप्लीमेंट करें, इग्नोरिंग द हेल्थ एस्पेक्ट, दैट कैन बी वेरी डेंजरस। नाउ अब रीसेंट पेपर्स जो कि यहाँ पे सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के द्वारा पब्लिश करे गए हैं, तो आई रिमेंबर अभी कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था अबाउट द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपर्ट्स इन द एसपीसीबी, यानी कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। अब पॉलिसीज बनानी है, आपने एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन पॉलिसीज बनानी है, एयर पोल्यूशन पॉलिसीज बनानी है, आप हेल्थ सेक्टर एक्सपर्ट्स को भी तो इन्वॉल्व करें। रिपोर्ट क्या बताती है, जो कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के द्वारा पब्लिश करी गई थी, कि हेल्थ सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, दे कंप्राइज लेस देन 5% ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द एसपीसीबी। तो हेल्थ हैज टू बी द मोस्ट रेलेवेंट एस्पेक्ट। हेल्थ ये नहीं कि इज ओनली द वन ऑफ द रेलेवेंट एस्पेक्ट, हेल्थ हैज टू बी द मोस्ट रेलेवेंट एस्पेक्ट और फैसेट ऑफ डिजाइनिंग अ पॉलिसी। नाउ लेसन्स टू बी लर्न की जहां पे बात आती है, देखिए अब जैसे हम बात करते हैं, अब हम अपने नेशनल एयर क्वालिटी जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको हम रिवाइज करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं इसको, लेकिन जो इसका प्रोसेस है रिव्यू करने का वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि जब हम इस एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को रिवाइज करें, हम इस बात को जरूर मद्देनजर रखें दैट दिस हैज टू बी डिटरमिन्ड नॉट जस्ट बाय लोकल कंडीशंस बट ऑल्सो कि क्या इंपैक्ट हो रहा है इस तरह की प्रदूषित हवा का, खास करके वल्नरेबल पॉपुलेशंस को, जो बुजुर्ग हैं अबव द एज ऑफ 65 या जो छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो ये बात सेंट्रल रख के अगर हम अपने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिजाइन कर सकें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। पॉलिसीज आप बनाते रहें, है ना। अब ये तो नहीं कोई कह रहा कि हमारी रिजॉल्व में कोई कमी है, हमारे रिजॉल्व में कोई कमी नहीं है एज फार एज आवर फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न, बट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी हैव टू कीप हेल्थ एज अ प्रायोरिटी, द ह्यूमन वेलबींग एज अ प्रायोरिटी व्हाइल डिजाइनिंग दीज पॉलिसीज। नहीं तो आप नई पॉलिसीज हर साल बनाते रहे, नए एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हर साल लेके आते रहे, लेकिन जब तक आप उसका प्रॉपर इंपैक्ट जो लोगों के ऊपर हो रहा है पोल्यूशन का, उसको मद्देनजर रखते आप पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, तब तक ये सारी पॉलिसीज रिडंडेंट होंगी। देन द लो कार्बन पाथवे की बात करेंगे।
नाउ अब हमने बहुत एम्बिशियस अनाउंसमेंट्स लास्ट ईयर COP26 में ग्लासगो में भी करी थी, और इस साल भी COP27 जो कि शर्म एल शेख इजिप्ट में हो रहा है, वहां पे भी बहुत एम्बिशियस अनाउंसमेंट्स हम कर रहे हैं। नाउ एवरीबडी वाज वेरी सरप्राइज्ड। मोदी जी ने लास्ट ईयर कहा, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि हम नेट जीरो बाय 2070 अचीव करेंगे। अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने बहुत प्रेशर डालने की कोशिश करी थी मोदी जी के ऊपर कि आप भी, इंडिया भी 2050 तक नेट जीरो अचीव करे। अब चलो हमने अनाउंस किया, एवरीबडी वाज वेरी सरप्राइज कि कैसे नेट जीरो अचीव करेंगे बाय 2070, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी ऑल्सो नीड्स अ लॉट ऑफ मनी, बट वी वर वेरी क्लियर दैट लुक, वी हैव आवर पॉवर्टी एलिविएशन, दैट हैज टू बी द प्रायोरिटी, एंड देन डेफिनेटली वी विल बी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बिहेवियर फॉर फाइटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न। नाउ अब COP27 को याद, अब COP26 में हमने टारगेट्स अनाउंस करे थे टुवर्ड्स 2030, पंचामृत टारगेट्स की बात करें तो अब COP27 में हमने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यहां पे डिप्लॉय करी है फॉर लो कार्बन डेवलपमेंट। अब इसको लेके ना LTS को लेके और कवरेज न्यूज़पेपर्स में आती रहेगी। आज ये आर्टिकल मेरे को अच्छा लगा था, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, तो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसको लेके और भी बहुत कवरेज हो रही है COP27 को, रेलेवेंट चीजें आती रहेंगी, हम डिस्कस करते रहेंगे। अब ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अनाउंस करके भारत ने ज्वाइन करा द लिस्ट ऑफ 56 कंट्रीज जिन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे हैं टू दी UNFCCC। 121 पेज का डॉक्यूमेंट है जो कि कंसिस्टेंट है हमारे नेट जीरो के टारगेट के साथ। स्ट्रैटेजीज बहुत बोल्ड हैं और बहुत एवोल्यूशनरी भी हैं। अब यहां पे हम बहुत क्लियर थे कि देखो ऐसा है कि हमारी जो जिम्मेवारी है, हम अपनी जिम्मेवारी को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते या क्लाइमेट चेंज के चलते हमारा, यानी कि डेवलपिंग देशों का इतना बड़ा हाथ नहीं रहा, इतना बड़ा योगदान नहीं रहा जितना योगदान डेवलप्ड देशों का रहा है। लेकिन अपनी कमिटमेंट से हम भागेंगे नहीं, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा हम निभाएंगे। 6 सेक्टर्स पे फोकस किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंटली कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल की बात हो रही है, एंड फॉरेस्ट। ठीक है, अब हम जैसे जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्री की बात करें, ये दोनों सेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं 75% ऑफ इंडियाज कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, राइट। तो अब डेफिनेटली वी वुड वांट टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ अब हमने ये बात क्लियर करी है दैट हम कंप्लीटली आज रातों रातों कोल को फेज आउट नहीं कर सकते हैं, बट ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल फेज डाउन कोल। हमारी डिपेंडेंसी कोल के ऊपर कम रहेगी एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज कंसर्न। वी विल मेक अ शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, एंड इन फैक्ट the targets which we had announced in COP21 in 2015 at Paris, as far as the renewable energy targets is concerned, we have very well achieved those targets also. Then as far as transportation is concerned, अग्रेसिव इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर फोकस होगा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर फोकस होगा, अर्बन ट्रांजिशन भी फोकस करेगा, रिजिलियंस के ऊपर, क्लाइमेट रिजिलियंस बिल्डिंग की हम बात करें, क्लाइमेट चेंज रिजिलियंट बिल्डिंग्स या क्लाइमेट चेंज रिजिलियंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस होगा। एंड सिमिलरली इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी एनर्जी एफिशिएंसी हो, ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी हो, ग्रीन हाइड्रोजन प्रैक्टिसेस हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन है, इस पे फोकस होगा। वेरी इंपॉर्टेंटली as far as carbon dioxide removal is concerned, now carbon dioxide is not a दाग on your clothes कि जिसको आप वॉशिंग मशीन में डाल के रिमूव कर सकते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में कई सालों तक रहता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी बहुत है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहाँ पे अब स्केप्टिसिज्म है, यहाँ पे लोग डाउट्स कर रहे हैं, लोग यहाँ पे कंसर्न्स रेज कर रहे हैं, पीपल आर क्वेश्चनिंग दैट हाउ विल इंडिया बी सक्सेसफुल एज फार एज रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कंसर्न। बट हम इस बात को लेके कमिटेड हैं दैट लुक, वी माइट नॉट बी हैविंग द टेक्नोलॉजी, वी माइट नॉट बी हैविंग दैट मच फंड्स एज फार एज द कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज इज कंसर्न, बट वी वुड डेफिनेटली प्लांट मोर ट्रीज। हम अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे और अपना जो एफॉरेस्टेशन ड्राइव है उसको और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। हैविंग सेड दैट इज समथिंग विच इज ऑन आवर हैंड्स कि हम ट्रीज को, पेड़ पौधों को ग्रो करें, लेकिन वी आर मोर देन ओपन टू रिसीव technology which will help in removing carbon dioxide from the atmosphere. मतलब फाइनेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपने नेट जीरो टारगेट की बात करें तो भारत को $10 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट है। अभी तो हमारी इकोनॉमी भी इतनी नहीं है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 times द साइज ऑफ आवर इकोनॉमी, दैट मच फंड्स इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग दिस नेट जीरो टारगेट। तो डेफिनेटली अभी इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है, और अगर आज इतना पैसा हो भी हमारे पास तो एकदम से इतना सारा पैसा हम नहीं लगा सकते हैं नेट जीरो के टुवर्ड्स। वी हैव टू फोकस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन ऑल्सो, वी हैव आवर डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस एज वेल। तो बट डेफिनेटली वी वुड बी होपिंग दैट द डेवलप्ड कंट्रीज दे वुड हेल्प अस इन दिस आवर।
नाउ लाइफ अप्रोच की बात करें, सिटीजनशिप, अगर हम इंडिविजुअल लेवल, कम्युनिटी लेवल पे कैसे अपनी आदतों को सुधार सकते हैं, लाइफस्टाइल में बदलाव लेके आ सकते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हैं, ज़्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं हो सकते, ठीक है, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को फॉलो करना या ऐसी चीज़ें बाय करना जिनको कंज्यूम करने से, बाय करने से कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा नहीं पड़ता। तो ये इंडिविजुअल लेवल की कोशिश है। देखिए, अब वातावरण को प्रोटेक्ट करना, ये लड़ाई लड़ना अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इसमें सभी का योगदान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। केवल कहें कि सरकार के ऊपर सब कुछ छोड़ दो या प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दो, नहीं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एट इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन डेफिनेटली हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बहुत डिपेंडेंट रहेगी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनोवेशंस के ऊपर। नाउ डेफिनेटली दैट वुड अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ कैपिटल एज वेल, लॉट ऑफ फंडिंग एज वेल, और कोशिश रहेगी कि हम इनोवेट करें कि कैसे हम लो कार्बन टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारी इंडस्ट्रीज में भी। As far as the adaptation and resilience is concerned, now two very important things which we have to keep in mind कि ठीक है, climate change induced disaster होंगे, but we cannot take it lightly. So we have to prepare the communities, we have to prepare the vulnerable communities, we have to prepare the people as far as the long-term impacts of climate change is concerned. And very important, जब हमको पता है कि heat waves के कारण या flooding के कारण किसानों की फसल खराब हो रही है, तो कैसे हमने दो बातें इंश्योर करनी है। एक तो उनकी रिजिलियंस बढ़ानी है, दूसरी बात हमने ये भी इंश्योर करना है कि कैसे फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो सकती है। अब ये हमको नहीं पता होगा कि कब हीट वेव आ रहा है या कब साइक्लोन आएगा, ठीक है, लेकिन उनकी फसल को नुकसान होगा। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसी एग्रीकल्चर पॉलिसीज और ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम फॉलो करें जिसके चलते किसानों की इनकम भी ऑगमेंट होती है इन द वेक ऑफ क्लाइमेट चेंज। नाउ What does the World Bank report says about India cities? अब एक न्यू वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जो कि एस्टिमेट करती है कि इंडिया को जरूरत पड़ेगी लगभग 840 बिलियन डॉलर्स की इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स, यानी कि एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करें 55 बिलियन डॉलर्स पर एनम की बात आती है। किसके लिए? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ रही है, आने वाले सालों में लोग और शहर में आना शुरू करेंगे, अब उनको नौकरी मिलेगी, शहर में आएंगे, बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे, तो उन लोगों की एस्पिरेशन है, दे वांट टू हैव अ ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल लाइफ टू अर्बन लाइफ। एंड द अर्बन पॉपुलेशन इज ऑल्सो फास्ट ग्रोइंग। दुनिया की आबादी 8 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, भारत की आबादी चाइना से ज्यादा होने वाली है कुछ समय में, कुछ महीनों में। नाउ दिस इज एट अ टाइम जब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और वो भी रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब फोकस करा जा रहा है, दिस इज कमिंग एट अ टाइम जब PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डिक्लाइन कर रहा है। नाउ हर साल इंडिपेंडेंस डे के स्पीच पे मोदी जी बार बार कहते हैं कि आने वाले सालों में हमको लाखों करोड़ों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाने पड़ेंगे। कैसे होगा वो? हर एक जो पैसा है वो सरकार के द्वारा नहीं आ सकता, प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे समझनी जरूरी है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं कि क्या वो सक्षम है, क्या वो स्ट्रांग है, क्या वो एफिशिएंट है कि वो फंड्स अपने आप मोबिलाइज कर सकें, उनकी रेवेन्यू रेजिंग ऑटोनॉमी कितनी है और मोबिलिटी कितनी है। अब स्कीम्स हैं, स्मार्ट सिटीज मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आपका अमृत मिशन है, तो पैसे तो सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा शहरों में? ठीक है, चलो पहले तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का नाम क्या है यहां पे लिख लीजिए आप। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का नाम है फाइनेंसिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, कंस्ट्रेंट्स टू कमर्शियल फाइनेंसिंग, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ज्यादा फंडिंग नहीं आ रही है, एंड प्रोस्पेक्ट फॉर पॉलिसी एक्शन। अब ये रिपोर्ट ये बताती है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज है अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, दे हैव सो फार एग्जीक्यूटेड ओनली 20% ऑफ द फंड्स व्हिच दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो स्मार्ट सिटीज मिशन दैट इज अराउंड $27 बिलियन, तो इसको आप रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं जितना भी इसकी वैल्यू बनती है, उसकी केवल 20% यूटिलाइजेशन अभी हमारी अर्बन लोकल बॉडीज कर पाई हैं। नाउ अब यहाँ पे एक और बात समझनी बहुत जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड्स रिलीज करती है वो कंडीशनल बेसिस पे रिलीज करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अर्बन लोकल बॉडीज की इंप्लीमेंटेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको, जो इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस है, जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है इस स्कीम के चलते उसको मॉनिटर करती है, रिव्यू करती है। अगर वो कंडीशंस अर्बन लोकल बॉडीज मीट करती हैं तभी जाके आगे सेंट्रल गवर्नमेंट और फंड्स को रिलीज करेंगी। लेकिन अर्बन लोकल बॉडीज की इंप्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी पे सवाल उठाए गए हैं, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा फंड्स नहीं रिलीज कर रही है आगे। और अगेन यहां पे बात एम्फसाइज करी गई है कि जो PPP यानी कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है वो प्रोजेक्ट्स बहुत कम हो रहे हैं। इनफैक्ट यहां पे आंकड़े बताते हैं कि पिछले 22 सालों में सिंस द ईयर 2000 124 PPP प्रोजेक्ट्स हैव बीन अवॉर्डेड इन द अर्बन सेक्टर विद द टोटल कॉस्ट ऑफ $5.5 बिलियन। नाउ ज्यादातर जो PPP प्रोजेक्ट्स अवार्ड करे गए थे वो 2007 से 2012 के बीच में करे गए थे,
लेकिन पिछले 22 साल में जितने भी प्रोजेक्ट्स रिवॉर्ड करे गए हैं, केवल 33% ऑफ ऑल द ट्रिपल पी इन्वेस्टमेंट्स दे हैव कम इन द लास्ट 1 डेकेड बिटवीन 2010 टू 2020। आने वाले 14-15 सालों में 60 करोड़ लोग होंगे जो कि भारत में शहरों में रह रहे होंगे, ठीक है, और representing for 40% of the population, which is likely to put a lot of pressure। पानी की डिमांड की बात करें, रिसोर्सेज की डिमांड की बात करें, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने वाला है। तो अर्बन लोकल बॉडीज क्या कर रही हैं अपने रेवेन्यू को मोबिलाइज करने के लिए? अब यहां पे और आंकड़ों की बात करें, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो फाइनेंसेस हैं, दे कवर 75% ऑफ सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन लोकल बॉडीज जो फाइनेंस जो रेवेन्यू जो जनरेट कर पा रहे हैं वो कितना है? केवल 15% थ्रू देयर ओन सरप्लस रेवेन्यूज। ओनली 5% जो है of the infrastructure needs of the Indian cities, they are being financed by the private sector। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो डेफिनेटली सिटीज इन इंडिया दे नीड लार्ज अमाउंट्स ऑफ फाइनेंसिंग ताकि वो ग्रीन, स्मार्ट, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के ऊपर फोकस कर सके, शहरों को और लिवेबल, सिटीज को और लिवेबल बना सके। ठीक है, उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। अर्बन लोकल बॉडीज को अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी ताकि प्राइवेट सेक्टर उनके साथ कोलैबोरेट कर सके, उनको फंड्स दे सके। तो अर्बन लोकल बॉडीज को फंड्स मोबिलाइज करने पड़ेंगे, रेवेन्यूज मोबिलाइज करने पड़ेंगे, चाहे उसके लिए उनको प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना पड़े, फीस बढ़ानी पड़े, म्यूनिसिपल फीस बढ़ानी पड़े। अब ज्यादा तो बहुत ज्यादा अच्छा हाल तो नहीं है बाकी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज का भी एज फार एज द प्रॉपर्टी टैक्स इज कंसर्न। तो अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स आंकड़े बताते हैं बिटवीन 2011 टू 2018 वाज अराउंड अबाउट 0.15% ऑफ द जीडीपी। This if compared to the average of 0.3 to 0.6% of the GDP for the low and middle income countries। राइट, एक बहुत वीक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, अर्बन लोकल बॉडीज के लेवल पे बहुत ज्यादा वीक रेवेन्यू कलेक्शन है, करप्शन बहुत ज्यादा है, तो क्रेडिबिलिटी पे सवाल आता है। तो क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो डेफिनेटली फंडिंग भी नहीं आ पाएगी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। नाउ द लास्ट आर्टिकल, नो मनी फॉर टेरर, ये ऋषि कुमार शुक्ला जी ने लिखा है और ये जो कॉन्फ्रेंस है नो मनी फॉर टेरर, ये दिस विल बी हैपनिंग बाय द एंड ऑफ द मंथ, सो वी विल कवर दैट। क्या क्या हाइलाइट्स रहेंगे इस कॉन्फ्रेंस में वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ टेररिज्म की बात करें, टेररिज्म का खतरा दुनिया भर में है। अब आज के टाइम पे टेररिस्ट जो हैं वो और इवॉल्व हो गए हैं, नए तौर तरीके उनके पास आ गए हैं, पुलिस से भी वो 2 कदम आगे रहते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो हमने भी टेररिज्म से बहुत सफर करा है। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान, वी हैव सफर्ड क्वाइट अ लॉट। एंड हमारी जो फाइट है अगेंस्ट टेररिज्म दैट हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट अगर हम CCIT की बात करें जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, हम 1996 से उसको लेके काफ़ी उस रेजोल्यूशन को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उस रेजोल्यूशन पे इतना ज़्यादा हमने कोऑपरेशन डेवलप्ड देशों से नहीं देखा है। डेवलप्ड देशों के ऊपर जब मुसीबत आती है वो तभी कुछ टेररिज्म के अगेंस्ट बातें करते हैं, लेकिन हम बहुत सीरियस हैं एज फार एज आर काउंटर टेररिज्म मेजर इज कंसर्न। ना यहाँ पे एक लोन वुल्फ अटैक की मैं बात आपको बताना चाहता हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड मेंशन था लोन वुल्फ अटैक। सीधी सी बात है समझने को कि भाई अगर कोई इंडिविजुअल ये टेररिस्ट अटैक कैरी आउट कर रहा है किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से प्रभावित हो गए, यानी कि जो लोन एक्टर है, जो लोन टेररिस्ट, यानी कि कोई इंडिविजुअल जो है जो अकेले में कोई ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटी को कैरी आउट कर रहा है, उसको किसी से कोई ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, ठीक है, उसको किसी के कोई ऑर्डर नहीं आए हैं, लेकिन वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित है और वो इस तरह के अटैक्स कैरी आउट कर रहा है, विच कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नाउ टेररिज्म से लड़ने के लिए आपको कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो डेफिनेटली वी हैव टू सीक कोऑपरेशन वेदर यू आर डेवलपिंग कंट्री, वेदर यू आर अ डेवलप्ड कंट्री। नाउ यू हैव टू फॉर्म अ कंसेंसस अगेंस्ट टेररिज्म एंड यू आल्सो हैव टू एक्ट अगेंस्ट दोज कंट्रीज व्हिच आर प्रमोटिंग टेररिज्म और व्हिच आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। नाउ वेदर दैट इज नॉर्थ कोरिया, वेदर दैट इज ईरान और वेदर दैट इज पाकिस्तान, यू हैव टू शो योर रिजॉल्व एंड यू हैव टू स्ट्रेंथन योर रिजॉल्व। फ्लो ऑफ फंड्स की बात आती है तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है कहीं मर्जी हो दुनिया भर में, वो फंड्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं। कैसे कैसे फंड्स उनके पास आते हैं, फ्लो ऑफ फंड्स कैसे होते हैं? पहला तो अब डायरेक्ट स्मगलिंग ऑफ कैश होता है थ्रू इंटरनेशनल बॉर्डर्स। आप इलिसिट ड्रग ट्रेड की बात करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, वेपन्स ट्रैफिकिंग की बात करें, देन इज ऑफ कोर्स द मनी लॉन्ड्रिंग रूट, यूज ऑफ हवाला नेटवर्क्स, ब्लैक मनी को दिखाना कि वो वाइट कैसे है, ब्लैक मनी के सोर्स को अनोनिमस रखना और बताना कि ये जो पैसा है ये यानी कि सही रिसोर्सेज से आया है, ठीक है। और तीसरी बात आती है बैंकिंग नेटवर्क, जिसमें स्विफ्ट की बात आती है जो आपका इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांसफर नेटवर्क है। तो ये कुछ चैनल्स हैं जिसके चलते टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स आ रहे हैं। नाउ अब आज के ज़माने में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं। पिछले साल मोदी जी ने ये बात
सिडनी डायलॉग में हाईलाइट भी करी थी कि अब ये आज के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कि ये पैसा कहाँ जा रहा है और कौन इनसे ये पैसे इन्वेस्ट करवा रहा है। अब डेफिनेटली यहाँ पे भी एनोनिमिटी रहती है, तो ये जो पैसे हैं क्रिप्टोज के चलते ये इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए भी काम आए जा सकते हैं, फाइनेंसिंग द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए भी काम आए जा सकते हैं। सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस। नाउ डू यू नो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास और भी काफ़ी रिसोर्सेज हैं, काफ़ी और सोर्सेज हैं टू रेज मनी। फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंसीज हैं, ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, एनजीओज हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। रियल एस्टेट की बात करें, है ना, रियल एस्टेट में कितना सारा ब्लैक मनी होता है। रियल एस्टेट से जो पैसा जाता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जाता है। फिर हम ड्रग ट्रेड की बात करें, ह्यूमन ट्रेड की बात करें, ठीक है। तो अब चाहे लो लेवल क्राइम है, चाहे वो ऑर्गेनाइज लेवल क्राइम है, चाहे वो ट्रांसनेशनल लेवल क्राइम है, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो टेररिस्ट है, उनके पास बहुत सारे तौर तरीके हैं एज फार एज जनरेटिंग फंड्स इज कंसर्न। ओपीएम की खेती की हम बात करें, अफगानिस्तान में कितनी खेती करी जाती है ओपीएम की, हेरोइन की, पॉपी की, ठीक है। अब फंड्स इन एक्सेस की जहां पे हम बात करते हैं, देखिए फंड्स क्यों चाहिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को? फंड्स क्यों चाहिए? अपने जो उनके जो काले काम है उनको पूरा करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, लोगों को हार्म करने के लिए, शहरों को तबाह करने के लिए, या जो लोग सिंपथाइजर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी के साथ उनको बनाए रखने के लिए, मिलिटेंट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, जो टेररिस्ट हैं यानी कि जो मेंबर्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन की, जिन्होंने इस तरह के अटैक्स कैरी ऑन करने हैं, उनके फ्लाइट्स के खर्चे के लिए, उनके स्टे के खर्चे के लिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके हेड्स हैं, उनकी भी फैमिलीज हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, उनके खर्चे के लिए। तो फंडिंग की रिक्वायरमेंट टेररिस्ट को बहुत ज़्यादा रहती है। अब इवॉल्विंग इस तरह के क्राइम्स को रोकने के लिए और कर्बिंग ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ द टेररिज्म के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हमको ये भी पता लग रहा है कि चैरिटीज़ में, है ना, एनजीओज हैं, चैरिटीज़ में भी जो पैसा आप डोनेट करते हैं वो पैसा भी दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। So definitely the adaptability and the opportunism which is shown by the terrorist organization suggests कि जितने भी तौर तरीके हैं जो एग्जिस्टिंग हैं टू मूव द मनी अराउंड द ग्लोब, ये इवॉल्व हो रहे हैं। तो नए तरीके जो इवॉल्व हो रहे हैं उसको रोकने के लिए आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और अगर हमको प्राइवेट सेक्टर से भी हेल्प मिलती है, ये नहीं केवल हमको पुलिस से यहाँ पे हेल्प मिले, बट अगर हमको प्राइवेट सेक्टर से भी असिस्टेंस मिलती है कि कैसे वो मदद कर सकते हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की एज फार एज फॉलोइंग द टेररिस्ट अटैक्स इज कंसर्न, सो दैट इज ऑल्सो वेरी कमेंडेबल। स्टैंडर्ड्स बाय द एफएटीएफ की बात करें, एफएटीएफ जैसे आप जानते हैं जो बॉडी है 1989 में स्टैब्लिश करी गई थी बाय द G7 एज फार एज द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज कंसर्न, कर्बिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म इज कंसर्न, है ना। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को अगर हम जो कंट्रीज हैं, जो एंटिटीज हैं जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कर रही हैं, फंड कर रही हैं, एज फार एज कर्बिंग दैट मनी इज कंसर्न, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम एफएटीएफ के बारे में न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं। अब एफएटीएफ के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान को एफएटीएफ की लिस्ट से निकाला गया था। पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था। दो लिस्ट होती है ना एफएटीएफ की, ग्रे लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है। तो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान 2018 से लेकर 2022 के बीच में था, ठीक है। कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती हैं, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एफएटीएफ सेटअप करता है, और वो जो स्टैंडर्ड्स थे, जो गाइडलाइंस थी, पाकिस्तान उसको डिफाई कर रहा था, जिसके चलते पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में डाला गया था। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम एफएटीएफ की जो गाइडलाइंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो एफएटीएफ सेट करता है, अगर कोई कंट्री उस गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहा है या उसको डिफाई कर रहा है, तो उसको ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में, अगर तो बिल्कुल ज्यादा डिफाई करा तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। नाउ थैंक्स टू दी एफएटीएफ, अब जैसे लश्कर तैयबा के टेररिस्ट की बात करें या जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट की बात करें, वो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में खुलेआम फिर रहे थे, खुलेआम वहाँ पे रैलीज कंडक्ट कर रहे थे, फंडिंग कैंपेन्स वहाँ पे सोशल मीडिया पे प्रोपेगेट कर रहे थे। ओनली जब तक एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में नहीं डाला पाकिस्तान को, तब तक पाकिस्तान की सरकार ने इन आतंकवादियों के अगेंस्ट या इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट एक्ट नहीं किया। इनफैक्ट अगर आज की बात करें, You can never trust Pakistan, but आंकड़े ये बताते हैं that 8 of the 9 UN designated terrorists, they were arrested and convicted in a major testimony to the success of the UN sanctions regime. Now, what is the question of the day? Now, the question of the day is discuss the relevance of keeping human well-being as the focal point while framing environmental legislation. Very easy question, 150 words में आपने आंसर करना है. You can post this answer in our Telegram group. Editorials with means answer writing. Now to get access to this channel, all you have to do is, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस लिंक को क्लिक करेंगे और आपको हमारे चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। और एल्स you can also drop a message on our number 6280133177। अपनी टेलीग्राम की ऐप से मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि आप इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं।
ना मॉडल आंसर एंड बेस्ट आंसर जैसे आप जानते हैं शाम को 6 बजे पिन कर दिया जाता है, कभी कभी लेट हो जाते हैं बेस्ट आंसर एंड मॉडल आंसर को पिन करने में, बट नेवरदलेस अगर हम कल के क्वेश्चन की बात करें तो कल का जो क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है वो दैट्स वंस अगेन संगीत कुमार मुंडा जी का। वेरी वेल डन संगीत। मैंने आंसर अभी पढ़ा तो नहीं है बट मनमीत मैम ने शेयर किया था, सो आई वाज गेटिंग लेट टू रिकॉर्ड दिस लेक्चर, दैट्स व्हाई आई कुडंट रीड द आंसर, बट वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू मस्ट रीड दिस आंसर। ये शाम को हम पिन करेंगे टेलीग्राम के ग्रुप में। एंड बाकी दोस्तों आज के लिए हमारे लिए इतनी ही चर्चा रहेगी। तो आज हमने 5 आर्टिकल्स डिस्कस करें, कोशिश करिए कि हम 30 से 35 मिनट में पांचों के पांचों आर्टिकल्स को डिस्कस कर पाए। बाकी दोस्तों मिलेंगे हम कल और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।